नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। बिहार में कुछ ही दिनों के बाद वोट पड़ने वाले हैं और वहां पे असेंबली इलेक्शन है। पर इस इलेक्शन के दौरान एक मुद्दा जो है काफी जोरों शोरों से उठ रहा है, वो है जंगल राज। वैसे तो जंगल राज 2005 में खत्म हो गया था, जब वहां से लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट गई थी और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बन के आए थे। पर 20 साल के बाद भी जंगल राज है वैसे ही मुद्दा है जैसे वो 2005 में था। आखिर उस जंगल राज में ऐसा क्या था कि जब भी बिहार के लोग उसके बारे में सोचते हैं और उनके मन मस्तिष्क में ऐसा आता है कि उसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो जाए, तो उनकी आत्मा तक क्यों कांप जाती है? आखिर वो मंजर था क्या? तो चलिए हम आज उसी जंगल राज के बारे में बातें करेंगे, जो कि मैंने भी महसूस किया था, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। उस समय एक अबोध बालक था, पर इतना भी अबोध नहीं था कि मुझे वो सब चीजें समझ में नहीं आती थी और मैं उस चीजों को नहीं समझ पाता था। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि अगर कोई घर से व्यक्ति बाहर गया है कुछ सामान लेने मार्केट में और सूरज ढलने तक वापस नहीं आता था, तो घर की औरतें थी और जो आसपास के लोग थे चिंतामग्न हो जाते थे, कि चिंता में पड़ जाते थे कि पता नहीं वो कब तक आएंगे और आएंगे भी तो सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे। अब गाड़ी मोटरसाइकिल को तो छोड़िए, साइकिल तक भी उस समय में सुरक्षित नहीं थी। साइकिल से भी जो लोग चलते थे उनकी साइकिलें मार के छीन ली जाती थी, उनके पास जो भी चीज होता था उनसे ले लिया जाता था। अगर आपने गलती से गाड़ी खरीद ली, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, तो उसके लिए एक तय रकम थी कि वो जाके आपको वहां पे जो वहां के गुंडे मवाली होते थे उनको देना पड़ता था एज ए सिक्योरिटी मनी। नहीं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी, आपकी बाइक उठा ली जाएगी और फिर जब आप देने जाएंगे तो उसके डबल पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको व्यवसायी हैं, तो सबसे एक तय जो अमाउंट था वो बंधा हुआ था कि आपको हर महीने गुंडों को जाके आपको देना ही देना है। सुरक्षा का ऐसा आलम था कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आईपीएस हैं, वो नेताओं को चाय पानी परोसते थे, उनको खाना परोसते थे और जो कानून व्यवस्था था वो गुंडों माओवादियों के हाथ में था। हर जगह पे इस तरह की घटनाएं घटती रहती थी कि आज फलाना जगह पे किसी की मर्डर हो गया है, तो फलाना जगह पे किसी गाड़ी चोरी हो गई, तो फलाना जगह पे किसी ने चाकू मार के छीन लिया है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर से बिहार में जा रहा होता था और स्टेशन से ऐसा लगता था कि स्टेशन से उतरने के बाद उस तय समय से मतलब सूरज ढलने से पहले वो अपने घर नहीं पहुंच सकता, तो वो व्यक्ति वहीं स्टेशन पे ही रुक जाता था और वहीं पे एक ग्रुप बना के लोग वहां पे रुकते थे और वहीं पे रहते थे। फिर भी उनकी चीजों की जो स्टेशन है वहां से भी चोरी हो जाती थी, वहां से भी छीना झपटी हो जाती थी। पर लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सूरज ढलने के बाद से वो अपने घर की तरफ जा पाए। आईएएस ऑफिसर की पत्नियां और जो पुलिस कर्मी थे उनकी पत्नियां तक सुरक्षित नहीं थी। एक केस आया था जिसमें पता चला था कि एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ के साथ 2 साल तक रेप होता रहा, उसकी नौकरानी के साथ रेप होता रहा, और आईएएस ऑफिसर के जो मां थी उसके साथ भी रेप होता रहा। रेप होने के क्रम में वो महिलाएं जो है गर्भवती होती थी, फिर से उनका गर्भ को गिरा दिया जाता था और फिर से उनके साथ रेप होता था। पर प्रशासन जो है वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इतना मतलब कि असहाय प्रशासन हो गया था। ये क्लिपिंग्स मैं आप लोगों की लगा दे रहा हूं क्योंकि उस समय हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये मनगढ़ंत कहानियां है, लेकिन ऐसी चीजें उस समय चल रही थी। एजुकेशन का तो ऐसा हाल था कि वहां पे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको 6-6 महीने 7-7 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। एक प्रोफेसर को मैंने ये भी देखा था कि उस प्रोफेसर ने अपने घर को गुजर बसर चलाने के लिए उस व्यक्ति ने एक छोटा सा गुमटी डाल दिया था। गुमटी इन द सेंस कि एक छोटा सा जनरल स्टोर का सामान होता है जहां पे वो बेचता था। वो दाल चावल और जो बिस्किट के पैकेट्स थे उसके बेच जो आमदनी होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। ये वहां पे स्थिति थी। जो 3 साल की डिग्री, बैचलर्स डिग्री ली है 3 साल की, तो उसको कंप्लीट करने में 6 से 7 साल लग जाते थे। स्कूल के नाम पे चरवाहा विद्यालय खोल दिया गया था कि जो जहां पे चरवाहे जाते हैं वहां पे स्कूल होगा, वहां पे टीचर जाएगा, बस वो सिर्फ नाम की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर आप देखेंगे तो सड़कें तो ऐसी थी ही, वहां के डिक्शनरी में तो आता ही नहीं था। लालू यादव एक चुनाव प्रचार में गए थे तो एक महिला ने उनसे कहा कि हमारे गांव की जो सड़कें हैं उसकी हालत देखिए कितनी खराब है। तो लालू यादव ने उसको उत्तर में बताया था उस लेडी को
कि आप सड़क बना के यहाँ पे क्या करोगी, सड़क बन जाएगा, फिर यहाँ पे गाड़ियां चलेंगी तो आपके बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे हो तो उनके एक्सीडेंट होगा और मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि गाड़ियां ना चलें, यहाँ पे गड्ढे रोड पे रहेंगे तो गाड़ियां नहीं चलेंगी और आपके जो बच्चे हैं सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह की बातें उस समय हुआ करती थी। पर एक सड़क जो थी, जो पटना से लालू यादव के गांव तक जाती थी, वो सड़क बिल्कुल चिकनी थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी, क्योंकि लालू यादव को अपने गांव जाना होता था जो कि फुलवरिया है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरह के जो उस समय बातें की जाती थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। शिक्षा के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, पर आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे, दिल्ली भेज देते थे, लखनऊ भेज देते थे, गोरखपुर भेज देते थे, और वहां से बच्चे पढ़ लिख के आते थे। अगर उनको गलती से नौकरी मिल गई तो उनको पकड़ के उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती थी। जो रसूखदार लोग थे, जो दबंग टाइप के लोग थे, वो अपनी घर में बहन बेटियों के साथ शादी कर देते थे और उसको विदाई कर देते थे। ये बात बार बार निकल के आती है, और खास करके जो आरजेडी है उनकी तरफ से ये बातें आती हैं। लालू यादव थे जो वो दबे कुचले शोषित वंचित जो लोग हैं उसके मसीहा थे। तो उसके मसीहा वो कैसे बने आप लोगों को बता देता हूं मैं। जो अपर कास्ट के लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, दोनों को हाथों में उन्होंने कलम लोगों के हाथ से छीन के उनको लाठी पकड़ा दी थी। अगड़े और पिछड़े की लड़ाई जो थी वहां पे चरम पे थी, और इसी की राजनीति जो है लालू यादव करते थे। लाठी को तेल पिलाते थे और बोलते थे कि लाठी को तेल पिलाओ, लाठी रखो, लाठी चलाओ, लाठी मारो। शायद उनके मुंह से कभी शिक्षा की बातें तो निकलती नहीं थी उस समय। बिहारी शब्द जो है एक गाली के जाने लगा था। अलग स्टेट्स में बिहारी एक गाली बन गया था और वो वहीं से निकला था। अभी तो ये चीजें काफी सारी सुधर चुकी हैं, और लोग जहां हर राज्य की इकोनॉमी बढ़ रही थी, वहीं बिहार का जो इकोनॉमी है घट रहा था। अभी जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो लोगों को बोल रहे हैं कि हर घर से एक लोगों को नौकरी देंगे, हर घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो पता नहीं लगभग 2.25 करोड़ नौकरी कहां से लेके आएंगे। अभी तो बिहार सरकार में लगभग 20 लाख कर्मचारी हैं, तो 20 लाख कर्मचारियों की जगह पे फिर 3 लाख लोगों को कहां पे करेंगे, और कहां से उसका बजट लेके आएंगे और कहां से देंगे। तो उनके समय में जो रोजगार थे, जो धंधे थे, उनका क्या हाल था मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का बिहार का रहने वाला हूँ। वहां पे एक छोटा सा जगह है मीरगंज। वहां पे एक बैग पाइपर की फैक्ट्री थी, पर वो फैक्ट्री वहां से बंद होके, वहां से कल कारखाने बंद करके जितने भी व्यवसायी थे छोड़ के इसीलिए चले गए क्योंकि वहां पे हर किसी को रंगदारी चाहिए था। रंगदारी से तंग आके वहां के व्यवसायी थे उन्होंने छोड़ दिया। बैग पाइपर की जो फैक्ट्री थी, जो वहां पे सैकड़ों लोगों को रोजगार देती थी, वो वहां से शिफ्ट कर गई दूसरे स्टेट में। अभी भी आप वहां पे जाएंगे तो उस बैग पाइपर की जो कंपनी थी, उसकी पूरा का पूरा खंडहर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे तो मैंने एक बैग पाइपर की कहानी बताई, लेकिन ऐसे सैकड़ों कंपनियां, उद्योग थे, ऐसे बहुत से बिजनेसमैन थे जो बिहार छोड़ के बाहर चले गए थे। क्योंकि उस समय जो अपहरण था, डकैती था, ये चीजें तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वहां से चलता था कि आज किसके बेटे को उठाना है, किसको उठाना है, कितना फिरौती मांगना है, कितना उनसे लेना है। ये आम बातें हो गई थी। हर व्यवसायी जो था बिहार छोड़ के भाग गया था और बिहार में कुछ बचा नहीं था। बिहार की इकोनॉमी तो बिल्कुल नीचे जा रही थी, वहीं जो बाकी स्टेट्स थे ऊपर जा रहे थे। अभी जो बार बार पलायन की बातें हो रही है कि आखिर जब बिहार में इतना कुछ है तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, तो पलायन जो है उससे पहले भी जो बिहारी हैं, बिहार का जो कल्चर है बाहर जाके स्टेट्स में काम करने का है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पलायन हुआ था उसी समय में हुआ था, क्योंकि सारे रोजगार धंधे बंद हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में भी मैंने लालू यादव के टाइम में देखा है कि जो सड़किंग के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। चारों तरफ अगर बारिश हो जाए तो चारों तरफ ऐसे कीचड़ हो जाता था। तो बरसात के मौसम में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि खाट पे अपना बिस्तर लेके जाते थे। खाट पे उन्होंने बिस्तर किया और साथ में एक डब्बे में पानी लेके जाते थे, क्योंकि उनके पैरों में पूरा कीचड़ लग जाता था और चारों तरफ कीचड़ हो जाता था। तो फिर उस डब्बे के पानी से अपना पैर धोते थे और फिर वो खाट पे जाके सो जाते थे। ऐसी स्थिति थी लालू के टाइम में। हो सकता है कि लोग काफी भूल गए हों चीजों को, और शायद हमारी जो स्मरण शक्ति होती है वो भी काफी हमारी कम होती है और हम भूल जाते हैं चीजों को। पर ये चीजें याद दिलाना बहुत जरूरी है। एक तरह से कहें तो लालू के टाइम में जो बिहारियों ने देखा है और बिहारियों ने जो भुगता है वो बिल्कुल नारकीय था।
अभी से 100 गुना जो बिहार है सुधर चुका है, और गलती से भी अगर फिर से भी वही सरकार आती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो जंगल राज को आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अभी भी जो उनकी जो रैलियां हो रही है, जिस तरह की वहां भाषा का प्रयोग हो रहा है कि भैया को आने दो शासन में, क्या कांटा लहरा देंगे, क्या कुछ इस तरह की चीजें चल रही है, खुलेआम इस तरह की बातें हो रही हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं जिस तरह से। तो बिहार जो है, बिहार के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो वहां के लोगों को ये सोचना है, वहां की जो जनता है उसको सोचना है कि बिहार के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। पर जो जंगल राज था, जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो जंगल राज तो था, इससे मना नहीं किया जा सकता। और एक तरह से देखा जाए तो कैंसर है, कैंसर को पूरा कीमोथेरेपी के थ्रू अगर उसको खत्म नहीं किया गया, और थोड़ा सा भी अगर कैंसर का सेल्स रह गए, टिश्यूज रह गए, तो दोबारा से फिर कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जंगल राज का जो था, जंगल राज का जो एरा था, वो भी वैसा ही था। अगर जंगल राज में थोड़ा सा भी टिश्यू बच गया, तो हो सकता है कि आगे चल के फिर जंगल राज का कैंसर फिर से बिहार में फैले और फिर से बिहार बर्बादी की तरफ चली जाए। तो बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है, बिहार की जो वहां की जनता है, उसको सोचना है, समझना है कि आखिर उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे मैं आशा करता हूं कि जो बिहार की जनता है वो सही फैसला लेगी और सही व्यक्ति को चुन के शासन में लेके आएगी। पर मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप फिर भी जो वहां पे गुजर चुका है, जो भी वहां पे हो चुका है, उसके बारे में जरूर सोचें कि अगर इतिहास से सबक लेके हम अगर अपना फ्यूचर बनाएंगे तो अच्छा होगा। अगर इतिहास को हम भूल जाएंगे तो हो सकता है कि फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाके फ्यूचर में। तो जंगल राज को लेके ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति थी। आशा है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।